आपको अच्छा सोर्स, कहते हैं ना कि आपकी तलवार अच्छी होगी तभी आप युद्ध में जीत पाएंगे। मैम आप इंटरव्यू ज्वाइन करती हैं ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वो वहां पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज के इस एपिसोड में हम इनवाइट करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को, एंड शी इज माय स्टूडेंट फ्रॉम टीचिंग पाठशाला एज वेल एज अनअकैडमी प्लस। फिलहाल ही का जो सीएसआई नेट का एग्जाम हुआ था, इसमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग 14 शेयर किया है और इसके साथ सीडीआरआई का इंटरव्यू भी क्रैक किया है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इनकी ये जर्नी कितनी आसान या कितनी टफ रही। हमने इस ओवरऑल सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्री फेज यानी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले का फेज के बारे में भी हम बात करेंगे। ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या क्या इन्होंने फेस किया, कैसे टैकल किया एवरीथिंग, एंड पोस्ट एग्जाम फेज यानी एक बार जब एग्जाम क्लियर हो गया तो उसके बाद के प्रोसेस को इन्होंने कैसे हैंडल किया, कैसे इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, कैसे पता चला, इंटरव्यू कैसे हैंडल किया, इंटरव्यू का क्या लेवल था, एंड एवरीथिंग। सो एवरीवन, लेट्स वेलकम अनामिका पटेल। Let me introduce you all to Anamika. So hello Anamika, welcome to Teaching पाठशाला। कैसे हो आप? हेलो मैम, थैंक यू। मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सो अनामिका, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे सारे स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताएं। मतलब आप कहाँ से आती हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, स्कूलिंग कहाँ से की है, एंड एवरीथिंग। So hello everyone, this is Anamika Patel. I graduated with MSc degree in biochemistry from University of Allahabad. Then I qualified, joined CSIR UGC NET June 2021 with All India rank 14. Then I recently got selected in Central Drug Research Institute, Lucknow for PhD degree. Okay, that's great. And now I'm here. ओके, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अनामिका। पहला तो सीएसआई नेट क्लियर करने के लिए और दूसरा सीडीआरआई में आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया। सो मोस्ट प्रोबेबली आई एम थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू जॉइन दैट, बिकॉज इतना नॉर्मल नहीं है वहाँ का सिलेक्शन। सो ऑल द वेरी बेस्ट। तो इसके बाद जो है सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका एम क्या है। मतलब फॉर श्योर आपने जो है सीडीआरआई का इंटरव्यू क्रैक किया है, तो आपका फ्यूचर एम क्या है? मतलब आप आगे क्या प्रोसीड करना चाहते हैं? मैम, मुझे मेरा गोल जो है वो मैंने पहले से ही क्लियर कर लिया था कि मुझे सबसे पहले एमएससी डिग्री लेनी है अच्छे मार्क्स के साथ। उसके बाद मुझे जेआरएफ क्लियर करना है अच्छे रैंक के साथ। उसके बाद मैं इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी लैब या इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए जाना चाहती थी। तो अभी रिसेंटली सीडीआरआई में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं उसमें जाने का सोच रही हूँ फॉर पीएचडी के। That's great. So finally आगे का एम है कि you want to be in a research field, right? यस मैम। Okay, so your area of interest, I mean आप कौन से एरिया में रिसर्च करना पसंद कर रहे हैं? मैम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड कैंसर बायोलॉजी। Okay, किसी डिजीज का, स्पेशली कैंसर का जो मॉलिक्यूलर बेसिस होता है, तो वो फाइंड आउट करना कि ये जो डिजीज है उसके पीछे मॉलिक्यूलर बेसिस पे क्या चीजें हो रही हैं, उसका कॉज क्या है और इसको कैसे सही किया जा सकता है। तो मेरा इंटरेस्ट। that's great. तो चलिए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। आपके प्रीवियस फेज पे भी जाएंगे, करंट फेज पे भी आएंगे, और अभी आप जो फिलहाल में अभी फ्यूचर में जो अभी फिलहाल में आपका फ्यूचर जो कि आने वाले टाइम में प्रेजेंट बनेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको इस एग्जाम के बारे में, दैट इज सीएसआई नेट एग्जाम के बारे में कहाँ से पता चला और आपने तैयारी कैसे शुरू? सीएसआईआर के बारे में मैम कॉलेज में ही पता चला, क्योंकि सीनियर्स बात करते थे, प्रोफेसर जब लेक्चर लेते थे तो वो लोग इसके बारे में बताते थे। तो तभी से मेरा ये इंटरेस्ट हो गया था कि मुझे सीएसआईआर एग्जाम क्लियर करना है और उसके बाद पीएचडी करना है। क्योंकि आपको अगर पीएचडी करना है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आपको तो जेआरएफ क्लियर करना ही होगा। ये मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है।
तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मेरी जो एक्चुअल प्रिपरेशन है वो ना एमएससी के बाद से स्टार्ट हुई है। एमएससी तक मेरा पूरा फोकस जो है वो सिर्फ कॉलेज के एग्जाम क्वालिफाई करने में था कि एग्जाम को अच्छे से दे लो। और उसके बाद फिर एमएससी के जस्ट बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ है। ओके ओके, सो इट पहले वाज 2 अटेम्प्ट में मतलब हाँ रिजल्ट उतने अच्छे थे भी नहीं। ओके फाइन। मैटर नहीं करता कि रास्ता कैसे चला है, फाइनल आप कहाँ पहुंचे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फिलहाल में तो। ओके, सो आप कितने लंबे टाइम से, अगर मैं एक टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो आप कितने लंबे टाइम से तैयारी में लगी हुई थी? मैम 2 से ढाई साल हो चुके हैं। ओके। और इसका रीजन एक ये भी है कि कोविड पैंडेमिक जैसा कि सभी जानते हैं। और पैंडेमिक में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था मेरा, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट लगभग 8 या 9 महीने बाद हुआ था, क्योंकि एग्जाम कंटिन्यूअसली पोस्टपोन होते जा रहे थे। उसके बाद फिर थर्ड अटेम्प्ट जो है वो लगभग 13 से 14 महीने के बाद एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो ये भी एक रीजन है। अगर एक रेगुलर बेसिस पे जैसे नॉर्मली पहले हर 6 महीने पे एग्जाम कंडक्ट होते थे वैसे होते तो ये ड्यूरेशन इतना लंबा नहीं जाता। एग्जैक्टली। चलिए, तो कुछ कॉमन सवाल मैं नहीं पूछूंगी कि आपने कितने यूनिट टारगेट किए या नहीं। अगर स्टूडेंट में से कोई ऐसा है जो जानना चाहता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, अनामिका वहां पे आपको आंसर दे देगी, बिकॉज ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि आपने कितने यूनिट टारगेट किया, कौन कौन सा टारगेट किया। 13 यूनिट है, उसी का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट फिर भी टारगेट करता है। पर फिर भी अगर एक छोटा सा क्रिस्प फॉर्म में अगर आप बोलना चाहें तो आपने कितना यूनिट टारगेट किया और कौन कौन सी यूनिट आपने टारगेट? मैम यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि बात सिर्फ यूनिट की नहीं है लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न की है। और जिस तरह से एग्ज़ाम चेंज हो रहा है एग्ज़ाम पैटर्न, पहले क्या होता था कि आप 8 यूनिट टारगेट करके जा रहे हैं, उसके बाद आपको पता है कि उससे हर एक यूनिट से आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ये जो एग्ज़ाम मैंने दिया उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपको 8 यूनिट टारगेट करने से हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप ना करें, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हर एक यूनिट से क्वेश्चन नंबर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। अब कुछ कुछ यूनिट तो पूरे ही गायब हो गए थे, जिससे कि हम उसका सीएसआईआर का बिल्कुल कोर समझते हैं कि इस यूनिट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे 20 या 25 नंबर के। लेकिन वो सारे यूनिट इस एग्जाम में मुझे नहीं देखने को मिले थे। तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट टारगेट करिए और हो सके तो आप पूरे यूनिट टारगेट करिए, 12 से 13 अगर पॉसिबल हो सकता है तो। लेकिन अगर आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक यूनिट 100% तैयार करना है। आप चाहें तो कुछ यूनिट जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो सकता है तो उसे आप 90% तक प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कुछ यूनिट जो कि आपको टफ लगता है तो उसके आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट आप टारगेट करें, कोई यूनिट छोड़े नहीं अगर पॉसिबल हो सकता है तो। ओके ओके, बहुत और आने वाले इंपॉर्टेंट। समय में जो एग्जाम है वो उसका लेवल और टफ ही होगा और कम तो नहीं होगा। यस, क्योंकि जो तो हम देख रहे हैं पेपर के पैटर्न में जो इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे, मतलब एक टाइम ऐसा था कि एक रफली भी कुछ चीजें रफली भी पढ़ लो तो भी उससे काफी अच्छी स्कोरिंग हो जाती थी। क्लियर होगा या नहीं होगा वो बात की बात, लेकिन अच्छी स्कोरिंग हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता। अगर आप डीप बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत मुश्किल है कि आप प्रैक्टिस के टाइम पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो बात आपने सही बोली कि थोड़ा बिल्कुल ब्रॉड मैम। एरिया टारगेट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो यस मैम। बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया। उम्मीद करते हैं जैसे जो मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, कितना यूनिट टारगेट किया इसके पीछे भागते हैं, लेकिन उनको ये भी समझना जरूरी है कि अब बात सिर्फ यूनिट पे नहीं रह गई। अब वो ये भी, इस बात पे भी चीजें फोकस की जा रही हैं कि कितना डिटेल में आप चीजों को डील करते हो और उसको कितना आप लेकर क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते हैं। ओके। अगर आप मेरी बात करें मैम तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने 12 यूनिट टारगेट किया था, जिसमें ओके। कि 8 यूनिट जो है वो मैंने मोर देन 90% प्रिपेयर किया था और बाकी के यूनिट जो है मोर देन 60% प्रिपेयर किया था। तो ओके। इसने मुझे काफी हेल्प किया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद अच्छे रैंक से क्या वो शायद जेआरएफ क्वालिफाई भी नहीं होता।
नहीं नहीं, ये बात तो सही है। जैसे काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं हर एक यूनिट को हम 100% करें, बट इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि आप एक यूनिट का लिमिट जानते ही नहीं। सिलेबस में जितनी चीजें मेंशन है जरूरी नहीं है उतनी ही चीजें पूछी जाएंगी, उससे बाहर भी पूछी जाती हैं। तो हर एक बिल्कुल बिल्कुल सब्जेक्ट मैम। को सिलेबस, मतलब सिलेबस देख के सोचना कि हम 100% प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज टोटली अ मिथ। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि मैक्सिमम प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि अगर क्वेश्चन बहुत डीप बेसिस पे आए या थोड़ा आउट ऑफ सिंक हो जाए तो भी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अच्छा, बिल्कुल तो ये मैम। तो आपकी हो गई बात कि आपने क्या क्या यूनिट को प्रिपेयर किया, और काफी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है हमारे स्टूडेंट के साथ। मैं साथ ही साथ आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके प्रिपरेशन में ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट था जो आपको लगता है कि आपको ये रैंक शेयर करने में मदद किया। मैम, सबसे पहला जो, अगर आप कुछ भी प्रिपेयर करते हैं और कोई भी किसी एग्जाम को टारगेट करता है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप प्रिपेयर करेंगे और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, तो तभी आप वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मुझे तो हमेशा ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ ठीक है, आज क्वालिफाई नहीं हो रहा है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं ये कर लूंगी और मैं अच्छे रैंक से करूंगी। और मैंने रैंक 1 टारगेट किया था, लेकिन अचीव रैंक 14 हुआ, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छा रैंक होता है। जी, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। और मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, या फिर इमोशनल सपोर्ट हो, या फिर घर का जो कंडीशन है उसको मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग फेवरेबल बनाना हो, तो वो लोग हमेशा थे मेरे साथ। और उन्होंने, जैसे मैंने खुद पे भरोसा किया था, तो उन्होंने भी मुझ पे भरोसा उतना ही किया था कि हाँ ये कर लेगी। तो वो बहुत जरूरी होता है। जी, बहुत बोलते हैं ना, एक सक्सेस की रेसिपी यूं ही नहीं बनती, उसमें बहुत से लोगों का हाथ होता है, बहुत से लोग जाने अनजाने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चले जाते हैं। और एक फैमिली, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट तो बहुत जरूरी होता है। मतलब इंटरनली कुछ भी चल रहा हो, आपके आसपास चीजें अगर आपको अच्छी दिखती हैं तो आपका प्रिपरेशन लेवल जो है थोड़ा सा और बूस्ट अप होके चल रहा होता है। ओके, एनीथिंग और एल्स? मेरी एक फ्रेंड थी, हाँ मैम, मेरी फ्रेंड भाग्यश्री सिंह, जिसने कि मेरा पूरी जर्नी में मेरा बहुत सपोर्ट किया है। ओके ओके, सो स्पेशल थैंक्स टू हर। यस मैम। आपने जैसे कि कहा कि आपको तैयारी करने में लगभग 2 से ढाई साल का टाइम लग गया, छोटा मोटा टाइम नहीं होता है। मतलब बच्चा 1 साल में ही अपना, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है। सो व्हाट वाज द सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन? बच्चे जैसे आप मुझे कहते रहते हैं, मैम मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो, तो मतलब हर 2 दिन में उनको मोटिवेशन चाहिए। तो आई रियली वांट टू आस्क यू कि व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन? कहाँ से आप खुद को मोटिवेट कर पाती थी कि नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लो, एग्जाम हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा? तो आई रियली वांट टू नो दैट। मैम, पहला तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने बताया, और उसके अलावा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी उसमें अच्छा रोल प्ले करता है। और मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया था, जिसमें कि मैं आपको और वीरेंद्र सर को फॉलो करती थी। तो आप लोग जो बातें कहते थे, तो उसका काफी असर होता था मेरे ऊपर, और वो भी उसमें ऐड ऑन करता था मेरे जर्नी में कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जो भी कमियां होती थी वो आप लोग समझते थे, ना सिर्फ मेरी, बाकी बच्चों की भी। तो आप जो भी कहते थे वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। इसके अलावा ये भी है कि हमें पता है कि हमें ये हमारा ड्रीम है, हमको उसको अचीव करना है, तो रास्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ही है, और कोई रास्ता नहीं। सही कहा। जैसे मैं मानती हूँ कि आपका सपना आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो वो सपना जो आपको रोज कोई और सोर्स पे जाकर मोटिवेट होने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वो सपने में उतनी जान है ही नहीं। आपका सपना अकेले काफी होना चाहिए आपको जगाने के लिए कि हाँ उठो अब, इतने इतनी देर तक जो है मतलब आराम करोगे तो सपने को कब पूरा करोगे? तो ये तो आप बात आपने बिल्कुल सही की। जब मैं प्रिपरेशन करती थी मैम, तो आप ही ने ये बोला था कि आप खुद से पूछिए कि आपके सपने की इंटेंसिटी ज्यादा है या फिर आपकी नींद की और आपके आलस की। जी, एक्चुअली मैं भी उसी को अपना मोटिवेशन का सोर्स बनाती हूँ। आज भी कुछ भी करना हो तो सबसे पहले ऑब्वियसली नींद सभी इंसान को प्यारी होती है। मतलब खाने के बाद उसको नींद ही ऐसी चीज होती है जो वो सबसे ज्यादा चाहता है। बट फिर बात वही आ जाती है कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी? प्रायोरिटी उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे क्या प्रायोरिटी? यस आपका आराम है, आपकी नींद है, या वो टारगेट है जो आपने सेट किया है? सो ये तो बात आपने सही कही।
ओके, एक और चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट मैं उसको मानती हूँ मेनली प्रिपरेशन के दौर में, रिवीजन। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर वो अच्छे से ना किया जाए तो आपने कितने भी अच्छे से तैयारी क्यों ना की हो, वो लास्ट में सब चीज मतलब कहते हैं ना पूरा रायता फैला देता है। लेकिन आपने कितना मतलब हल्का फुल्का भी अगर कहते हैं ना थोड़ा सा लूज भी प्रिपरेशन अगर आपका चल रहा है, लेकिन आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो लास्ट में कहते हैं कि बाजी जितवा देता है। तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर द रिवीजन? मैम रिवीजन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़ने में कितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं या फिर आप कितने भी खराब स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ना कि CSIR, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या है कि आप एक यूनिट पढ़ते हो ना, आपको दूसरा यूनिट बिल्कुल भूल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने पहले क्या पढ़ा था। तो मैंने रिवीजन को हमेशा कंटिन्यू रखा है। और एग्जाम के टाइम जब एग्जाम था तो लास्ट 1 मंथ में मैंने 5 या 6 बार पूरा रिवीजन किया है। और लास्ट के एग्जाम से पहले जो लास्ट के 2 दिन बचे हुए थे, उसमें मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट रिवाइज किया था। लाइक एक दिन पूरा 6 यूनिट और दूसरे दिन पूरा 6 यूनिट। तो आपको रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन के बिना आप नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं 2 चीज और मेंशन करूंगी मैम, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नॉलेज है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो PYQ रिवीजन ये तो मतलब पिलर है प्रिपरेशन के, आपको ये कंटिन्यू रखना ही है। तो कंटिन्यू स्टडी, कंटिन्यू रिवीजन, PYQ प्रैक्टिस, और आपको कंटिन्यूटी बना कर रखनी है। ये सारी चीजें जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको ये कंटिन्यू रखना है। ओके, दैट्स ग्रेट। Yes. अच्छा, जब भी कोई तैयारी शुरू करता है किसी भी एग्जाम की, तो उसमें एक प्लस पॉइंट होता है और एक नेगेटिव पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट इन द सेंस लाइक जो स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि फॉलो कीजिए, लेकिन कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिनको कहा जाता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको क्या लगता है आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक को अवॉइड किया जिसने मतलब कि आपको इतनी अच्छी रैंक शेयर करने में मदद की? और आप अपने दोस्तों को जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कौन सा आप मतलब कि कौन से मिस्टेक को अवॉइड करने का आप सजेशन देंगे? मैम जैसा कि मैंने कहा कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है एग्जाम। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा ये मिस्टेक था कि मुझे लगता था कि मैं सब पढ़ लेती हूँ और लास्ट के 1 मंथ में सब रिवाइज कर लूंगी। तो मैंने 5 या 6 यूनिट टारगेट किए और उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। उस पर मतलब मैंने काफी एनर्जी लगाई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अच्छे से पढ़ाई की। बट जब रिवीजन का आखिरी मंथ आया ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मतलब मैं इससे पढूं या मैं इससे पढूं। तो मैं पूरा एक छोड़ कर बैठ गई, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं उस 6 या 8 यूनिट को उस 1 मंथ में अचानक से रिवाइज कर लूं। क्योंकि वो एक बार अगर आप रिवाइज करते हैं ना 6 महीने बाद, तो वो टॉपिक एकदम पहली बार पढ़ने जैसा ही होता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि आपको कंटिन्यूअस रिवीजन जरूरी है। दूसरा, आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं वो सोर्स स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए। तो मैंने पहली जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो पाथ फाइंडर बुक से स्टार्ट की थी। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पाथ फाइंडर बुक में, लेकिन आपको मेन सोर्स जो है आपका वो स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए। पाथ फाइंडर जो है वो सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। तो और आपको अच्छा सोर्स, कहते हैं ना कि आपकी तलवार अच्छी होगी तभी आप युद्ध में जीत पाएंगे। तो जी। आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है और रिवीजन करते रहना है। और मैम मुझे नहीं लगता कि ये सबके लिए जरूरी होगा, पर मेरे लिए जरूरी था कि मैं नोट्स बनाऊं। तो मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया है हर एक यूनिट का। मैंने नोट्स को भी 3 पार्ट में बनाया। सबसे पहले मैंने जो भी पढ़ा सब सब कुछ लिखा, ये पहला स्टेप था। उसके अलावा फिर मैंने दूसरे स्टेप में क्या किया, उस नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाए। जैसे कि मैंने जेनेटिक्स 8 पेज में कंप्लीट कर दिया था, सेल बायोलॉजी मैंने 40 पेज में कंप्लीट कर दिया था। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। और उसके अलावा थर्ड स्टेप जो है, हर एक यूनिट से जो भी चीजें मुझे टफ लगती थी, टफ इन द सेंस जो भी चीजें मुझे मेमोराइज करने की जरूरत पड़ती थी, जो मैं बहुत ज्यादा भूलती थी, उन सारे चीजों को मैंने चार्ट पेपर पे अपने रूम के वॉल पे लिखा और उसको चिपका दिया था। और वो मैं हर रोज देखती थी, और एग्जाम से पहले वो सारी चीजें मुझे अच्छे से याद हो गई। ओके,
चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए अनामिका ने मेंशन किया है, ये मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी अवॉइड कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक नॉक नॉक है। ये बहुत कॉमन सी चीजें होती हैं जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि लगभग सारे स्टूडेंट फॉलो करेंगे, क्योंकि इन मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड नहीं करते हो तो वो छोटे छोटे लूप होल ही मिलकर आपके, मतलब कहते हैं ना, सक्सेस तक ना रीच करने का एक रीजन बन जाते हैं। ओके, तो अनामिका मैम ये हार्ड वर्क करना जरूरी जी, है, लेकिन सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना जरूरी है। बिल्कुल सही बोला। कील को उल्टी तरफ से अगर आप दीवार पे मारेंगे तो कील तो किसी भी एंगल से दीवार के अंदर नहीं जाएगी। वही चीज है कि हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन सही एग्जैक्टली। डायरेक्शन में अगर वो लगेगी तो वो रिजल्ट देगी, फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। तो अनामिका, यस। हमने आपके साथ एक आपके प्री फेज की बात की कि आपने पहले जो है चीजों को कैसे, मतलब बिफोर प्रिपरेशन आपका कैसा सब कुछ चल रहा था, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका क्या था। नाउ लेट्स कम टू द पोस्ट फेज, यानी पोस्ट एग्जाम फेज। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी हाउ यू फील, ऑल योर रैंकिंग 14 शेयर करके कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो भी चीजें चाहते हैं, जिसके लिए आप इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत करते हैं, बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस से गुजरते हैं। और पढ़ाई तो एक अलग बात होती है, लेकिन आपका जो इमोशनल प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, वो एक अलग ही बात होती है। और जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान आपको उसको बैलेंस करना बहुत टफ काम होता है। तो उसके बाद जब आपको वो मिल जाता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और फिर आपके कई रास्ते खुल जाते हैं। फिर आपको लगता है कि आप ये भी कर सकते हैं, या फिर आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ जाता है कि अब लाइफ में अब डायरेक्शन मुझे मिल गया है, अब मैं कुछ अच्छा कर लूंगी। तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, जी। तो एक सक्सेस का जो एक टेस्ट होता है, वो उसका तो एक अलग ही, कहते हैं ना, एक अलग ही मंजर चलता है। तो अनामिका, आपका रॉ स्कोर कितना था आउट ऑफ 200? मैम मेरा स्कोर था 148। ओके, एंड व्हाट वाज योर परसेंटाइल? परसेंटाइल था 99.9%। ओके, परसेंटाइल, सॉरी। ओके, फाइन, दैट्स ग्रेट। तो चलिए अब आपके थोड़े से पोस्ट फेज के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम की तैयारी शुरू की, एग्जाम क्लियर कर लिया, व्हाट आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पूछना चाहूंगी जिसके लिए बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, पता कहाँ से चलता है कि ये इंटरव्यू देना है, या ये वैकेंसी निकली है, या यहाँ पर पीएचडी का एडमिशन चल रहा है। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपने भी अपनी तरफ से ही पता किया होगा। तो आई वुड लाइक कि आप हमारे स्टूडेंट के साथ ये चीज शेयर किए कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डिफरेंट इंटरव्यूज, और आपने कौन कौन से इंटरव्यू अटेंड किए। मैम ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एग्जाम तो क्लियर हो गया है, एकदम लगे हुए थे रेस में, अब वो मिल गया है, अभी अब क्या। तो मैंने खुद ही से गूगल जो है कि सबसे अच्छा सोर्स है, आप गूगल पे जाइए, आपको हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में कि कौन यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट कैसा है, उसकी रैंकिंग क्या है, वहाँ पे क्या रिसर्च चल रहा है, वहाँ पे किस प्रोफेसर के अंडर में क्या रिसर्च हो रहा है, आपका इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से आप ये पता कर सकते हैं। और आपको वहीं पे जो भी इंस्टीट्यूट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पता चल जाता है कि उसका फॉर्म कब आ रहा है, लास्ट डेट कब है, आपको कैसे अप्लाई करना है। तो उस तरह से मैंने अप्लाई किया था इंस्टीट्यूट के बारे में। लेकिन कुछ चीजें नॉलेज नहीं होने की वजह से कुछ इंस्टीट्यूट मेरे से छूट भी गए थे, मैं अप्लाई नहीं कर पाई थी। तो अच्छा है कि आप जब एग्जाम क्लियर कर लेंगे या फिर आपको लगता है कि आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप तभी से ये सारी चीजें सर्च करना शुरू कर दें। ओके, और गूगल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको अपना फोन और लैपटॉप लेना है, आप जो भी चाहते हैं वो गूगल पे सर्च करना है, आपको सब कुछ मिलेगा। वो बिल्कुल गूगल पे सब कुछ मिलेगा, बस वही है, बच्चे सर्च नहीं करना चाहते हैं। दे आर लाइक कहाँ से पता चलेगा, जैसे कि बूम करके प्रकट हो जाता होगा कोई वैकेंसी, उनको पता ही नहीं चलता कहाँ से सर्च करना है। वैसे तो आई थिंक मैम ये आपने चीजें मैम ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि आपको सामने से कोई आकर बताए, आपको खुद ही इसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, आपको सब कुछ खुद, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको खुद ही पता करनी होती है। जी, थोड़ा सा तो कहते हैं ना, थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग बिहेवियर रखना पड़ता है कि आप एक्सप्लोर करो, देखो कि क्या हो, मतलब कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ पे अच्छी वैकेंसी निकली, इन सब के बारे में थोड़ा सा पता करना पड़ता है। ओके, तो आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू अटेंड किया? मैम मैंने CDRI का अटेम्प्ट किया और CCMB का अटेम्प्ट किया, जो कि दोनों CSIR लैब हैं।
और उसके अलावा मेरे 2 इंटरव्यू अभी हैं जुलाई में, आईसर पुणे और बीएचयू। तो सीडीआरआई मैंने क्लियर कर लिया है और सीसीएमबी का भी रिजल्ट पेंडिंग है और बाकी 2 इंटरव्यू भी पेंडिंग है। ओके, तो चल, जैसे कि सबसे पहले तो आपने सीडीआरआई का इंटरव्यू क्लियर किया, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां आपको। तो थैंक यू। मैं जानना चाहूंगी कि व्हाट वाज द इन्वायरमेंट एक्चुअली, इंटरव्यू का इन्वायरमेंट कैसा था? मैम जो इंटरव्यू था वो ऑनलाइन इंटरव्यू था। तो वो लोग पूरा पैनल जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा और पूरे पैनल से 4 या 5 या 6 प्रोफेसर बैठे होंगे। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो उनमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। और क्वेश्चन का जो एरिया है वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, आपका करंट जो भी रिसर्च चल रही है वो हो सकता है। इसके अलावा जब कुछ जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं पीएचडी, आप ये इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, तो आप एकदम फिक्स नहीं कर सकते कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। तो ये जो सवाल आते हैं बच्चों के कि मैम इंटरव्यू के लिए कैसी तैयारी करें, तो मतलब आप क्या, आपने तो फेस किया है इंटरव्यू, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट एरिया पता होना चाहिए। तो आपका जो भी इंटरेस्ट एरिया है तो उसके सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मेरा है तो मैंने सेल बायोलॉजी प्रिपेयर किया, जिसमें कि स्पेशली कैंसर बायोलॉजी और एपोप्टोसिस आते हैं। और दूसरा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें कि मुझे म्यूटेशन इन रिपेयर में इंटरेस्ट है। तीसरा आता है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कि मुझे प्रोटीन, पीएच, बफर, इसमें इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने ये सारे प्रिपेयर किए थे। उसके अलावा कुछ रिसर्च पेपर पढ़े थे, जो कि मेरे रिसर्च एरिया में क्या पेपर पब्लिश हुए हैं। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको टूल्स एंड टेक्निक्स आपको पूरा पता होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए। और उस टूल्स एंड टेक्निक्स का आप जो नॉलेज है उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे अपनी पीएचडी के दौरान। और आप जो भी करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे अगर किसी डिजीज का मॉलिक्यूलर बेसिस फाइंड आउट करना है तो मैं किस तरह करूंगी, तो ये क्वेश्चन तो आते ही हैं। ओके, तो आपने अभी तक 2 इंटरव्यू अटेंड किया, टफेस्ट कौन सा लगा और क्यों? टफ तो नहीं लगा मैम। ओके, प्रॉब्लम बस इतनी थी कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होना उस चीज को टफ बना रहा था, क्वेश्चन टफ नहीं थे। क्योंकि मैंने लाइफ में पहले कभी इंटरव्यू अटेंड नहीं किया था और पहली बार अटेम्प्ट किया तो बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया था अपने माइंड में कि हाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो वो मतलब मेरे फेस पे सर ने देख भी लिया था कि ये बहुत घबराई हुई है, तो सर ने बहुत नॉर्मल करने की कोशिश की मुझे। उन्होंने बोला कि आप इतनी क्यों डरी हुई हो, हमें तो हमारे सीडीआरआई में मुझे चीयर अप करने वाले स्टूडेंट चाहिए, तो आप खुश रहो। तो फिर मैं नॉर्मल हो गई थी बिल्कुल। और जैसे जो भी मुझे समझ में आ रहा था, जो भी मुझे बोलना था, तो वो मैं आराम से बोल दे रही थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लैंग्वेज बैरियर। तो इसके लिए मैं बताऊंगी कि मेरा भी ये था कि मैंने पूरा सारा जो मेरा प्रिपरेशन है इंटरव्यू के लिए वो सारा मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर किया था, लेकिन मैं कंफर्टेबल ज्यादा हिंदी में हूँ। तो फिर जब उन्होंने मैं सीडीआरआई का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो सर ने स्टार्ट ही हिंदी में किया था। तो फिर मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि सर को इंग्लिश की जरूरत नहीं थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं पता है या फिर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो ही इंटरव्यू क्लियर होगा। लेकिन ये बात अच्छा है कि अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू क्लियर करें, क्योंकि वहाँ पे ऑल इंडिया प्रोफेसर हो सकता है वो साउथ के हो और उनकी इंग्लिश जो है वो उतनी अच्छी ना हो, तो अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो उनको समझने के लिए ईजी हो जाता है। तो सीसीएमबी में मतलब लैंग्वेज का क्या सोच रहा आपका? सीसीएमबी में मैम लैंग्वेज तो इंग्लिश ही थी और मैंने रिप्लाई भी इंग्लिश में ही किया था। तो मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारी चीजें मैं सही बोल रही थी और बहुत सारी चीजें मैं सही नहीं बोल रही थी। लेकिन वहां पर भी डरने की कोई बात नहीं है कि वो समझ, आपको बस अपनी बात पहुंचानी है। आप सेंटेंस सही यूज कर रहे हैं, थोड़ा गलत यूज कर रहे हैं, उसे नहीं मैटर है। आप अपनी बात अगर उनके तक पहुंचा दे रहे हैं तो वो ठीक है, ओके, वो समझ जाएंगे। ये इशू काफी बच्चों के साथ रहता है कि मैम हमारी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंटरव्यू में अगर इंग्लिश में बोलना पड़ा तो कैसे क्या होगा।
ये एक इशू रहता ही है। कहीं कहीं पे आई थिंक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये बनता है जहां पे मेनली प्रिफर किया जाता है कि इंग्लिश में ही सब कुछ कॉन्वर्सेशन हो, लेकिन मैक्सिमम जगह मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप सोच के भी गए हैं इंग्लिश में आप इंटरव्यू देंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाली ऑडियंस वेल कैपेबल है हिंदी में चीजों को समझने में, आई विल सजेस्ट यू कि आप हिंदी में ही कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना अर्थ का अनर्थ बोलो, इससे बेटर है अपने देसी भाषा में सही बात बोलो। वो क्योंकि इन्फॉर्मेशन बस उन तक आपको पहुंचाते यस मैम, आपको अपनी बात प्रोफेसर तक पहुंचानी है, बस इतना ही करना है। आप वो हिंदी में पहुंचा रहे हैं, इंग्लिश में पहुंचा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अगर आती है तो ये अच्छी बात है। जी, बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि मतलब आपको फिर इंग्लिश में ही सब कुछ चीजों को कॉन्वे करना पड़ता है, तो उसके लिए आना जरूरी है। आप इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो वो एक अलग बात है, बट वो एक एक नीड है जो कि आपके मतलब आपके पास वो एडेड रहनी चाहिए। यस मैम। ओके, तो ये तो बात रही आपके इंटरव्यू की। दो अच्छे खासे आपने इंटरव्यू दिए, एक में आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, सिलेक्शन भी हो गया, सबसे बड़ी बात। तो इसके अलावा मतलब आपको कभी एसओपी या फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखने का या रिसर्च प्रपोजल लिखने का कभी आपको मौका मिला? मैम ऑनलाइन इंटरव्यू में तो आपको एसओपी और रिसर्च प्रपोजल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम्म। अगर ये इंटरव्यू ऑफलाइन होता तो आपको एसओपी की जरूरत पड़ती। तो मैंने एक जनरल एसओपी पहले ही बना कर रखा था, जिसमें कि आप जिसे आप 2 या 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि आपको जो भी करना चाहते हैं पीएचडी रिसर्च, आपको वो क्यों करना है, आपका इंस्पिरेशन क्या है कि आपको इस फील्ड में जाना है। तीसरी बात ये है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, वो क्यों जाना चाहते हैं, यानी कि वो जो इंस्टीट्यूट है आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन क्यों करे। तो ये 4 चीजें आपको एसओपी में मेंशन करनी। ओके, सो एक रफ आइडिया दैट एसओपी कैसे लिखी जाती। चलिए, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो अभी फिलहाल में आपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया, तो अभी आपका जैसे कि आपने कहा सीडीआरआई में हो चुका है, तो अभी जो बाकी आपने इंटरव्यू टारगेट किए हैं तो क्या आप उनको देंगी या फिर नॉर्मली सीडीआरआई ज्वाइन कर लेंगी? मैम मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई इसलिए किया था कि मुझे ऑब्वियसली वहाँ पे वो लोग हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, तो उनके साथ पूरी जर्नी है, उनके साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा नॉलेज है। तो इंटरव्यू फेस करने का मेरा मेन मकसद ये भी था कि मैं ऐसे लोगों से मिलूं, उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। तो मैं इंटरव्यू तो नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे मुझे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना हो या ना करना हो, क्योंकि हर एक इंटरव्यू आपको बहुत कुछ सिखाता है। जी, ये बात तो आपने सही तो बोली। इंटरव्यू फेस करना चाहिए। उससे कॉन्फिडेंस भी एक अलग लेवल का डेवलप होता है, मतलब वो कॉन्फिडेंस आप मतलब खुद ही अकेले बैठ के फील करके नहीं डेवलप कर सकते, जो 10 लोगों को फेस करके, वो कहते हैं ना जब तक रणभूमि में जाओ नहीं पता ही नहीं चलेगा युद्ध में क्या क्या इस्तेमाल होता है। वही वाला मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग जाता है, तो ये तो बात और सही अगर आप है। इंटरव्यू में जी अगर मैम आप इंटरव्यू ज्वाइन करती हैं ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं। और जी, आपकी जो कमियां हैं वो आपको इतने पोलाइट और इतने अच्छे तरीके से वो बताएंगे जो कोई और नहीं बता सकता है। तो मुझे तो यही लगता है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू फेस कर सकते हैं उतने करने चाहिए। बहुत से मिथ भी एक्चुअली में दूर होते हैं। मेरा भी ऐसा था कि पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं, बट मुझे एक्चुअल में जिस भी इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकलती थी, भले 2-3 पोस्ट ही रहते थे, बट मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए वहां पे चली जाती थी। ऐसा भी हाल हुआ था कि मैं इंटरव्यू को फेस करने के लिए मेरे अंदर इतनी ज्यादा लालसा जगी हुई थी कि मैं स्कूल में टीचर का जो एक टेम्परेरी टीचर का जो वैकेंसी निकलता था, मैं वहां भी चली जाती थी, जस्ट टू सी कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना है। वो जो इंटरव्यू पैनल बैठता है उसको फेस करना बहुत जरूरी है, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन भी बनाता है और आपको पता चलता है कि आपको खुले दिल से अपनी कमियां कैसे एक्सेप्ट करनी है, और सामने वाला अगर कमी बता रहा है तो उसको मतलब रेस्पेक्टफुली कैसे उनके सामने भी उसको जो है एक्सेप्ट करना है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप फील्ड में ही समझ सकते हो, घर बैठे बैठे नहीं समझ सकते हो। तो इसीलिए मैं भी बच्चों को हमेशा एनकरेज करती रहती हूँ कि आपको ज्वाइन करना हो ना करना हो, जाके पहले इंटरव्यू तो फेस कीजिए। हो सकता है वो इनिशियल दौर बने आपके एक्सपीरियंस का, बाद में ऑटोमेटिकली आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि जब जो इंटरव्यू आपका एक टारगेट इंटरव्यू हो उसको आप क्लियर कर जाओ। यस मैम, बिल्कुल।
तो वैसे तो आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की, चाहे आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्री प्रिपरेशन हो, या फिर पोस्ट एग्जाम की बातें हो। कोई स्पेशल मैसेज जो कि आप अपने दोस्तों को देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? मतलब आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से फिर एक सीएसआर एस्पिरेंट बनी, सीएसआईआर से अभी सीएसआर क्वालिफाइड स्टूडेंट बनी, और अभी आप एक अच्छी खासी रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च स्कॉलर बनने जा रही हैं। तो कुछ स्पेशल मैसेज जो आप अपने दोस्तों को देना चाहेंगे? मैम, बहुत सारी बातें हैं जो मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ और उसमें बिलीव करती हूँ। पहला है कि इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। जैसा कि ये पहली बार मैंने किसी मूवी में सुना था, पर इसको मैंने हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। और सपने आपके हैं तो आप ही को पूरे करने हैं। आप उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे लीजिए, ना कि अपने पेरेंट्स के, अपने भाई बहन या फिर अपने किसी भी फ्रेंड के सर पे मत डालिए उसको। अगर इस जर्नी में कोई भी आपकी हेल्प करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई हेल्प नहीं करता है तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो या फिर उसका थॉट प्रोसेस आपसे मैच ना करता हो। तो उसको दिल में रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप इजिली आप जाने दीजिए। जैसे कि आप अच्छी चीजों को अप्रिसिएट करते हैं ना, आप बहुत ही डिसेंट सी स्माइल अपने फेस पे रखते हैं, बिल्कुल उतने ही ग्रेसफुली आपको उन चीजों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि आपके अपोजिट है। और आपको बिलीव रखना है कि आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं आप वहाँ एक न एक दिन पहुंच ही जाएंगे, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं। कहते हैं ना कि आप सही रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो वो सही रास्ता आपको सही मंजिल तक पहुंचा देगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मैंने हमेशा फॉलो की अपनी लाइफ में। और आज मैम, एक बात और है कि अ, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सिर्फ इतनी नहीं है कि आप एक बुक उठाते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और आप कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये ना लाइफ है और ना ही ये सक्सेस है। अगर आपके एजुकेशन का मतलब तब है जब कि आपके अपने लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उतना ही सपोर्ट आप उनको करिए। और आपका जो एजुकेशन है उसका इम्पैक्ट सोशली भी होना चाहिए। आपको अच्छा इम्पैक्ट आपको डालना है, वो चाहे सोशल हो या आपकी फैमिली पे हो। तो मुझे लगता है कि जैसे कि मुझे क्या होता था कि घर के काम में मम्मी का सपोर्ट करना पड़ता था क्योंकि उनकी जो तबीयत है उतनी अच्छी नहीं है। तो फिर मैं वो सारे करती थी। जैसे कि मैं 2 घंटे निकालती थी दिन में खाना बनाने के लिए, 2 घंटे निकालती थी शाम को खाना बनाने के लिए। तो ये चीजें हैं। और मैं फ्री टाइम नहीं निकालती थी कि मतलब इतने टाइम पे पढ़ाई किया और 2-4 घंटे में मतलब फोन चला रहे हैं या कुछ है। तो मैं या तो पढ़ाई करती थी या तो फिर मैं घर का काम करती थी, और जो घर का काम करती थी वो मेरा ब्रेक का टाइम होता था। तो इस तरह से मैंने ये जर्नी हर रोज कंप्लीट की है। तो जैसे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया है तो फिर मैंने भी उनको सपोर्ट किया है। तो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना पढ़ाई के अलावा, उसको आपको पूरा करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपके एजुकेशन का और आपके सक्सेस का कुछ मतलब निकलता है। तो ये बात। चलिए, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। आज मैं भी इस सेशन से कुछ सीख के जा रही हूँ, कुछ नया सीख के जा रही हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात मतलब एक रियलिटी चेक है। मतलब हम जो है हमेशा सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा करेगा, बट हम उनके लिए कितना कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी होता है। मतलब कहते हैं ना, टू वे चीजें रहती हैं तो लाइफ थोड़ी इजी बन जाती है रेदर देन बीइंग सो टफ। तो अनामिका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे ये चीज अच्छी लगी कि आपने अपनी सारी जर्नी हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर की। ऐसे सेशन का मेरा मकसद यही रहता है कि अगर मेरा एक भी स्टूडेंट ऐसे सेशन से अगर इंस्पायर हो जाए, वो देख ले कि सक्सेस पाने वाला बंदा कुछ मतलब बहुत हटके नहीं होता है, वो हम में से ही एक होता है। बस उसने अपने बात को थोड़ा सा एक अलग तरीके से लेकर वो बढ़ रहा होता है। उसके पास भी सोर्सेज उतने ही होते हैं, उसके पास भी मौके उतने ही हैं, उसके पास भी 24 घंटे ही हैं। लेकिन बस वो कैसे रेगुलेट करता है, बस फर्क वही हो जाता है। मतलब छोटी छोटी चीजें जो है वो एक अलग अलग इंसान की लाइफ में फर्क डाल देती हैं। और बहुत ब्यूटीफुली आपने अपने जर्नी को बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद कुछ ना कुछ सीख के जा रही हूँ इस सेशन से। ऐसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे ही स्टूडेंट जो हैं आज इस जर्नी से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ एक अच्छा पॉइंट लेकर जाएंगे जो आपके इस प्रिपरेशन के दौर में एक प्लस पॉइंट ऐड करेगा। सो थैंक यू सो मच अनामिका। और मैम, क्या मैं आपको तो दिल से थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि आपके बिना तो ये नहीं पॉसिबल था। क्योंकि आप मतलब
आप मुझे ना सिर्फ पढ़ाई के लिए इंस्पायर करती थी, आप मतलब मुझे लाइफ में एक सही डायरेक्शन देने में भी आप मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। तो मेरी वाइब आपसे बहुत मैच करती है और आपकी मेरे से बहुत मैच करती है। तो आप मेरे लिए टीचर नहीं है, आप एजुकेटर नहीं है, आप गुरु हैं। जो एक सही मायने में एक गुरु होता है ना, वो आप हैं मेरे लिए। चलिए, तो मेरी उसके लिए थैंक खुशनसीबी है कि मैं जिस कहते हैं ना, जिस मुकाम पे निकली हूँ, आप जैसे बच्चों का जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुकाम धीरे 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 पूरा होता जा रहा है। तो अच्छा लगता है। वैसे तो हमारा कहते हैं ना, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हमें स्टूडेंट को गाइड करना ही है। बट बोलने को मैं बहुत से बच्चों को बोलती हूँ, बट उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो उसको सीरियसली लेते हैं और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और ऑब्वियसली गुरु का कभी भी ज्ञान खाली तो जाता नहीं है, अगर आप सीरियसली उसको ले रहे हैं या सीरियसली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज भले ही किसी और की गुरु हूँ, लेकिन मेरे भी गुरु बहुत सारे हैं जिनकी मैं आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ। आज भी मैं जहां भी फंसती हूँ मैं उनको याद करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे चीजों के लिए सजेशन लेती हूँ। तो होता है, डिपेंड करता है कि कौन किस चीज को, किस सीख को कैसे ले रहा है। तो ऑब्वियसली ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। हमारा काम है आपको गाइड करना, वो तो हम करते रहेंगे। आज आपको किया है, कल और भी बहुत सी अनामिका होंगी जिसको कि हम गाइड करेंगे। लेकिन ऑफ यू। कोर्स आपने बहुत बहुत कुछ अचीव किया है और मैं दुआ करूंगी कि आप ऐसे ही जो है सक्सेस के पाथ पे बढ़ती रहें। सो थैंक यू सो मच अनामिका, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ इंटरव्यू करके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके साथ बात कर पाई। ओके, तो थैंक यू प्लेजर। सो मच। थैंक यू सो मच।